तो कब्ज़ की बीमारी इन सब का रूट कॉज़ है। और उसके अलावा अगर उस एरिया में अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो एक दूसरा कारण है इन सब बीमारियों का। तो बेसिकली यही है कि ऑपरेशन जनरली 100% सक्सेसफुल रहता है, लेकिन अगर आप साथ-साथ में लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं तो इन बीमारियों का दोबारा आने का खतरा बना रहता है। नमस्कार, मैं पृथ्वी स्वागत करता हूं आपका हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जलज राठी, कंसल्टेंट जीआई सर्जन, इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर से। डॉक्टर जलज राठी को 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है जनरल सर्जरीज, जीआई सर्जरीज, स्लैब सर्जरीज और काफ़ी सारे पब्लिकेशंस भी उनके नाम पे है। तो आज हम जानेंगे जलज सर से उन बीमारियों के बारे में जहाँ पे आम जनता कतराती है बात करने से, शर्माती है, झिझकती है। तो इस तरीके की बीमारियों से हम उनको अवेयर करना चाहेंगे। तो सर आप बताएं, एनोरेक्टल जो डिजीज़ हैं वो क्या होती हैं? देखिए, एनोरेक्टल जो एरिया होता है, जो अपन जनरली हिंदी लैंग्वेज में अगर बोलें तो मल द्वार या गुदा द्वार बोलते हैं उसे। और ये वो एरिया होता है जो लैट्रिन का रास्ता या उसके आसपास का एरिया, जो उसके आसपास के स्किन, मसल्स और फैट एरिया होता है, वो होता है। इस एरिया में कई सारी बीमारियां होती है और जो बहुत सारी, आप ये मान लीजिए कि 10 से 15 टाइप की बीमारियां होती है इस एरिया में। तो उन सबको कंबाइंडली एनोरेक्टल डिजीज़ का नाम दिया जाता है। तो आज हम इन्हीं बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एनोरेक्टल बीमारियों में कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं सर जो हमको देखनी पड़ती है या हम आसपास लोगों के बारे में सुनना? देखिए, एनोरेक्टल में वैसे तो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारी बीमारियां होती है, पर जो मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं, जो 3 टाइप की बीमारियां इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है जो सुनने को मिलती है, पर जो आम जनता है वो इन तीनों बीमारियों को भी केवल पाइल्स बोलकर कंफ्यूज होती है। तो आज हम एक तो ये डिस्कस करेंगे कि पाइल्स, सारी बीमारियां जो एनोरेक्टल एरिया में होती है वो पाइल्स नहीं है, और जो 3 मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनके क्या लक्षण होते हैं, आगे उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन 3 बीमारियां हैं वो होती है, सबसे पहली पाइल्स या बवासीर, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हिमोरॉइड्स बोला जाता है। और उसके अलावा फिशर, जो कि एक बहुत ही कॉमन और पेनफुल बीमारी है। और जो तीसरी सबसे कॉमन बीमारी है वो है फिस्टुला, जिसको हिंदी लैंग्वेज में बगंदर बोला जाता है। ठीक है ना। तो इन तीनों बीमारी के बारे में मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं सर इन तीनों बीमारियां जो आपने बताई, पाइल्स, फिस्टुला एंड हेमोरॉइड्स में, किस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं? देखिए, जो पाइल्स या बवासीर की बीमारी है उसके लक्षण जनरली ये रहते हैं, पेशेंट की कंप्लेन हमारे पास ये आती है कि खून का बहना, मोशन के पहले या मोशन के बाद में खून का बहना, तो और वो जो रक्तस्राव होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और ड्रॉप करके होता है, और वो फ्रेश ब्लड होता है, बिल्कुल ब्राइट रेड ब्लड होता है। तो कई सारे पेशेंट इसको देख के घबरा भी जाते हैं, और सिम्टम्स से ज़्यादा उनके मन में एंजाइटी होती है कि भाई इस टाइप के लक्षण या एकदम से ही ब्लड, उनके दिमाग में सीधी पिक्चर कैंसर की भी आ जाती है कई बार इस टाइप की ब्लीडिंग से। तो ये जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है पाइल्स या बवासीर का, वो है रक्तस्राव होना मल द्वार के रास्ते से। उसके अलावा कई बार कुछ प्रकार की सूजन डेवलप हो जाती है उस एरिया में। तो पेशेंट की जनरली ये कंप्लेंट होती है कि कुछ लैट्रिन के रास्ते से बाहर आ रहा है, जिसको हमको या तो अंगुली से अंदर करना पड़ता है, या फिर वो लैट्रिन जाते वक्त बाहर आ जाता है और लैट्रिन जाने के बाद में अपने आप अंदर चला जाता है। उसके अलावा उस एरिया में पेन हो सकता है, लैट्रिन जाते वक्त बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, जलन, खुजली होना, इस टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली फिशर की समस्या में आते हैं। उसके अलावा कई बार बुखार होना, सूजन डेवलप हो जाना और रेडनेस डेवलप हो जाना, वो समस्याएं जनरली फिस्टुला के केस में पाई जाती हैं। तो ये मुख्य लक्षण है इन तीनों बीमारियों के। ओके, तो जैसा आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, तो सर क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये इस तरीके की बीमारियां होती है? देखिए, ये तीनों बीमारियां, जो कि या कोई भी बीमारी जो गुदाद्वार या मल द्वार से रिलेटेड है, एनोरेक्टल डिजीज़ेस हैं, ये मेनली लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस हैं। मतलब जो हमारी डेली रूटीन जो होता है, डेली लाइफ स्टाइल होती है, वो अगर हेल्दी नहीं है तो उसकी वजह से ये बीमारियां डेवलप होती है। तो इनमें अगर सबसे मुख्य कारण या रूट कॉज की बात करें तो वो होता है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। तो जो कब्ज होती है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ओल्ड एज में तो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है,
और इवन आजकल यंग एज में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। तो कब्ज़ की बीमारी इन सब का रूट कॉज है। और उसके अलावा अगर उस एरिया में अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो वो एक दूसरा कारण है इन सब बीमारियों का। उसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या आपको शुगर या और भी कोई क्रॉनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी लंबे समय तक, तो भी ये बीमारियां होने के चांसेस आप लोगों को, मतलब जिन भी पेशेंट्स पे ये होती है उनको बढ़ जाती है संभावना। तो जैसा आपने बताया सर लाइफस्टाइल, तो किस तरीके की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि जो देखिए, जो कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो लैंग्वेज में हम कहते हैं उसे सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि जो खान पान में आपके फाइबर कम होना, वसा युक्त चीज़ें या फिर बहुत ही हाई कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का ज़्यादा होना, और ख़ास करके जो फास्ट फूड हैं उनका, मतलब आपको महीने में अगर आप बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं या हफ्ते में बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं तो ये फास्ट फूड मेन इसका रीज़न बनते हैं। उसके अलावा अगर आप खाने के बाद या पूरे दिन भर में अगर लिक्विड्स बहुत कम इंटेक है आपका, लिक्विड्स का इंटेक, तो ये भी इसका मेन रीज़न है। और उसके अलावा अगर आप फल फ्रूट, हरी सब्जियां, इन सब का सेवन अगर आपकी डाइट में बहुत कम हो गया है तो ये सब मिलके आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। ठीक है। तो सर इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या दवाइयों से ही ठीक किया जा सकता है या सर्जरी करानी पड़ती है? देखिए, इन सब की जो बीमारियां मैंने आपको बताई, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इन सब की स्टेज होती हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाती हैं तो उस केस में हम कई बार दवाइयों से इनका इलाज पूरी तरह से क्योर संभव हो जाता है। बट अगर एक स्टेज के बाद में अगर ये बीमारी चली गई है तो उसमें फिर कई बार केवल और केवल सर्जरी का ही ऑप्शन बचता है। और इस केसेस में आपको सर्जरी में डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिले करते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आप पाइल्स या बवासीर की बात करें तो उसमें हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं इसको। स्टेज 1 और 2 में जनरली सिंपल ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव, तो उस केस में आप जनरली मेडिसिन से उसको मैनेज कर सकते हैं। और स्टेज 3 और 4 के केसेस में जब आपके मल द्वार से कुछ न कुछ सूजन या मांस बाहर आता है, उस केसेस में फिर परमानेंट वो मांस अगर बाहर रहता है तो उस केसेस में सर्जरी की 100% आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बीमारी या वो स्टेज सर्जरी से ही पूरी तरह से ठीक हो सकती है। सर्जरी में कोई ऐसे टेक्निक्स ऐसे जिसमें रिस्क कम हो या पेन कम हो, रिकवरी फास्ट हो जाए? डेफिनेटली साइंस में अभी बहुत तरक्की हुई है, उसकी वजह से मतलब इन सभी बीमारियों का इलाज नई तकनीक से होना पॉसिबल हो गया, जिसमें बहुत, आपको ये मान लीजिए कि मतलब एक दिन में, केवल एक दिन के हॉस्पिटल स्टे में ये सारा इलाज हो जाता है और आप सेकेंड डे से ही अपना जो रूटीन वर्क है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा पेनलेस सर्जरीज होती हैं इन सब बीमारियों के लिए। तो आप ये मान लीजिए कि हीमोरॉइड्स में या बवासीर, जो कि सबसे कॉमन बीमारी है, इनमें अभी जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है वो स्टेपलर हीमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टेपलर बोलते हैं जिसे कॉमन लैंग्वेज में, वो यूज़ किया जाता है। उसके यूज़ करने से ये सर्जरी बिल्कुल पेनलेस हो जाती है और मिनिमम ब्लीडिंग होती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी हुई है, और आप सेकेंड डे से अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। और बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेशन से युक्त है ये सर्जरी, इसमें जनरली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है और बहुत ही कम केसेस में हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो सर्जरी कराने के बाद क्या लाइफस्टाइल में कुछ फ़र्क पड़ता है सर? किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट को, या वो इमीडिएटली उस रिकवरी पॉइंट पे पहुंच जाता है कि वो अपना रूटीन वापस से स्टार्ट कर सके? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि जनरली एक दिन का हॉस्पिटल स्टे रहता है और सर्जरी बहुत ही, मतलब आप ये मान लीजिए बहुत ही ईजी सर्जरी है। तो पेशेंट जनरली सेकेंड डे से ही अपने लाइफ स्टाइल रूटीन वगैरह, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसकी, जो ऑफिस वर्क है, वो सब ज्वाइन कर सकता है। बट इन केसेस में आपको आगे रिकरेंस ना हो या दोबारा ये बीमारियां वापस ना आए, उसके लिए ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो लाइफ स्टाइल चेंजेस या मॉडिफिकेशन है वो ज़रूरी रहते हैं, अदरवाइज़ ये बीमारियां अगले 5 या 10 सालों में रिकर भी हो जाती हैं। तो बेसिकली यही है कि ऑपरेशन जनरली 100% सक्सेसफुल रहता है, लेकिन अगर आप साथ साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं तो इन बीमारियों का दोबारा आने का खतरा बना रहता है। कौन सी ऐसी स्टेज हो जाती है या कब अपने को ऐसा लगने लग जाता है सर कि अब मेरे को ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए, अदरवाइज
मेरे लिए ये सही नहीं है, या हम कब तक रुक सकते हैं कि हमको अभी और टाइम है कि हमको ऑपरेशन अभी डिले भी कर सकते देखिए, जनरली तो किसी भी बीमारी का पता लगने के बाद आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उस बीमारी के स्पेशलिस्ट। जैसे इस बीमारी में जनरल सर्जन और जीआई सर्जन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आपको तुरंत उन डॉक्टरों से कांटेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपका ओपीडी बेस पे एग्जामिनेशन करता है, जिसमें केवल प्रोक्टोस्कोपी भी हो सकता है, जो कि सारे ओपीडी बेसिस एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। उन एग्जामिनेशन के बाद में ही डिसाइड होता है कि सर्जरी मतलब आपकी बीमारी किस स्टेज में है, और उस स्टेज के बेसिस पे डॉक्टर आपको बताता है कि अभी दवाइयों की ज़रूरत है या सर्जरी करवाने की ज़रूरत है या इमीडिएट सर्जरी करवाने की ज़रूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये निर्णय आपको खुद को नहीं लेना होता है, ये एक्चुअली आपको डॉक्टर ही बताता है। तो आपको बस अगर किसी बीमारी का पता चला है या उस एरिया में पर्टिकुलर ये लक्षण है, तो आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और उसके बाद में वो डॉक्टर ही आपको आगे गाइड करेंगे। तो हमें ऐसी बीमारियां ही नहीं हो सर, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जी बचा जाए, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको सही बीमारियां हो? देखिए, बचाव सबसे बड़ा उपाय है। तो बचाव के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा अपने सभी को बताइए, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं? एक तो जो भी फैटी फूड है, फास्ट फूड है, मैदा वाली चीज़ें हैं, लेस फाइबर वाली चीज़ें हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके अलावा लिक्विड इनटेक आपका सफिशिएंट होना चाहिए, खास करके गर्मी के मौसम में। और उसके अलावा आपको हाई फाइबर युक्त पदार्थ लेने चाहिए, जिनमें फल फ्रूट्स आते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, ठीक है ना। इवन आप कुछ ओल्ड एज में ईसबगोल की भूसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिनमें केवल फाइबर की मात्रा होती है, उससे आप अपनी फाइबर डाइट को रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके अलावा आप थोड़ा बहुत जो आपका लाइफ स्टाइल है उसमें एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा लंबे समय तक बैठना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आपको कोई फिर भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, या फिर थायराइड की बीमारी है, या फिर कोई और बीमारी जो मतलब आपकी कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, जिससे ये बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। सर इस बीमारी या ये वाली जो बीमारियां हम बता रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में होती है, या इसका मेल फीमेल से रिलेटेड कुछ है कि मेल्स में ज़्यादा होती हैं फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं? देखिए, ये सारी बीमारियां मेल फीमेल्स में इक्वली होती हैं, और इनका पर्टिकुलर एज ग्रुप एक्चुअली ओल्ड एज में थोड़ी होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ ये बीमारियां सभी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसके लिए सभी एज ग्रुप वाले लोगों को ध्यान रखना होता है और प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो इसका कोई एज ग्रुप का ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, बट डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन की वजह से थोड़ा ओल्ड एज ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है इन बीमारी में। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका कोई मैसेज सर? देखिए, मैसेज यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप हेल्दी फूड खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इन सब बीमारियों में। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। हमारी बात हुई डॉक्टर जलज राठी से, जो कि जीआई सर्जन थे इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर में, और सर ने बताया हमको एनोरेक्टल डिजीज़ लाइक पाइल्स, फिशर्स, हेमोरॉइड्स, वो ऐसी बीमारियां जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, झिझकते हैं। तो ये उन्हीं लोगों की झिझक ख़त्म करने के लिए वीडियो हमने शूट किया है कि आप डरें नहीं, घबराएं नहीं, डॉक्टर से मिलें, जाके उनसे डिस्कस करें और जितनी जल्दी हो ऐसी बीमारियों का इलाज लें। धन्यवाद।